नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक नया विषय इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने सामान्य चर्चा करी थी, जिसमें हमने बताया था कि आखिर यूपीएससी या यूपीपीएससी के पाठ्यक्रम में नैतिकता को क्यों शामिल किया गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा करी थी। साथ ही साथ हमने बताया था कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जो समझ लेगा वह लगभग 90% या 90% जो है संविधान को समझ लेगा। ठीक उसी प्रकार मैंने इथिक्स को संविधान मानकर उसकी जो है एक परिभाषा बताई थी, या आप कह सकते हो कि प्रस्तावना बताई थी। अगर इस प्रस्तावना को आप समझ लेंगे तो आप इस जान लीजिए कि आपको इथिक्स समझ में आ जाएगा। और इथिक्स मैंने बताया था कि इथिक्स पढ़ने की, रटने की चीज नहीं है। आपको इथिक्स को समझना पड़ेगा, इथिक्स में जीना पड़ेगा, तभी आप इथिक्स को लिख पाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि यूपीएससी या यूपीपीएससी आपसे क्यों इथिक्स पेपर को शामिल किया और आपसे जानना क्या चाहता। तो मैंने बताया था कि इस विषय का उद्देश्य उम्मीदवार की सभी प्रासंगिक समस्याओं की बुनियादी समझ और विश्लेषण करने की क्षमता और सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों पर अपने पक्ष विपक्ष के परीक्षण करने की समझ का आकलन जो है यूपीएससी यूपीपीएससी करता है। ठीक है, मैंने बताया था इसीलिए उत्तर देते समय उम्मीदवारों को केवल उस विषय से जुड़े प्रासंगिक मतलब तात्कालिक देश काल परिस्थिति में जो फिट बैठ रहा हो वो और सार्थक और संक्षिप्त जवाब देना चाहिए। ठीक है, इन सब पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि नीति शास्त्र को हम पढ़ें कैसे, लिखें कैसे। हाउ टू लर्न एंड रीड इथिक्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको बता देता हूं जिसको आप जानते रहिए। अगर आपको, पहली बात तो यूपीएससी या यूपीपीएससी में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्या है? पहला है प्रत्यक्ष अवधारणा से संबंधित प्रश्न, जो उम्मीदवार की नैतिक मुद्दों और अखंडता, सत्यनिष्ठा और योग्यता से संबंधित अवधारणाओं की समझ का परीक्षण करते हैं। तो साथ ही साथ केस स्टडी जो पूछा जाता है उसमें आप देखेंगे कि उम्मीदवारों और अन्य हितधारकों जैसे कौन? राजनेताओं, पर्यावरणविदों, ठीक है, राजनेता, या आप कह सकते हैं कि दबाव समूहों, जनता और अन्य लोग से संबंधित जो है स्थितियों के लिए उन धारणाओं में उम्मीदवारों से आवेदन का परीक्षण करते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे जिनके साथ, और किसका परीक्षण करके? जिनके साथ आप रहते हो, जो आपके सराउंडिंग रहते हैं। जैसे वो राजनेता हो सकता है, वो मंत्री हो सकता है, वो पर्यावरणविद हो सकता है। इन सब के आपके सह संबंध क्या होंगे, इसी पे, या इनका समाज में तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ेगा, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमता है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि इथिक्स पढ़ने से पहले
नीति शास्त्र पढ़ने से पहले दो चीज आप जान लीजिए। पहला कि आपको स्वयं क्या बनना पड़ेगा, आपको स्वयं संसाधन प्रबंधक बनना पड़ेगा। किसके रूप में, कंटेंट का। यह संसाधन प्रबंधन किसका अभिप्राय है, कंटेंट का अभिप्राय है। ठीक है, कंटेंट स्वयं आपको जुटाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, अपनी राय। अपनी राय में क्या, अपनी राय में अगर आप कोई आंसर लिखते हो उसके लिए 4 चीज बहुत जरूरी है। क्या, अगर आप इथिक्स में या लोक प्रशासन में या निजी संस्थाओं में या पब्लिक सेक्टर में किसी भी क्षेत्र में अगर आप नैतिकता को लिखते हैं तो 4 चीज, आपकी जो राय होगी ये 4 बिंदुओं पर घूमेगी। वो 4 बिंदु क्या है। पहला, आपको पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रस्तावना याद होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रस्तावना पूरा याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो मूल अधिकार हैं, मूल फंडामेंटल राइट, उसको भी आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ आपको नीति निर्देशक तत्वों को भी याद रखना होगा और उसके साथ मूल कर्तव्यों को। ठीक है, ये 4 तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आपको हमेशा याद रखना होगा। अगर ये आपको याद है तो आप जान लीजिए कि इथिक्स में जब भी आप थ्योरी लिखोगे या आप केस स्टडी करोगे तो आपके जो भी उत्तर जाएंगे सब तर्कपूर्ण और तार्किक उत्तर आप लिख पाएंगे, नहीं तो आपको समस्या होगी। ठीक है, इसलिए और इसके साथ साथ अगर आपको और कुछ याद करना है, जैसे गुड गवर्नेंस याद कर लो। उसके साथ गुड गवर्नेंस के लक्ष्य क्या हैं, सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं उसको याद कर सकते हो। मानवाधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सब के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो अगर ये जानकारी आपके पास है तो आप जान लीजिए उत्तर आप जो है बहुत अच्छा और बहुत तार्किक जो है लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पहले, चूंकि मैं बताया कि हाउ टू लर्न एंड रीड टू इथिक्स, इथिक्स को हम, नीति शास्त्र को हम कैसे पढ़ें, कैसे लिखें। ठीक है, इसके बारे में हमको आज जानना है। तो सबसे पहले जब आप इथिक्स को पढ़ेंगे तो आपको इथिक्स नीति शास्त्र को पढ़ने के लिए जो इसके 7 यूनिट हैं आपको रटे होने चाहिए। अगर ये 7 यूनिट आपको याद होगा तो आप अच्छे से सब कुछ कर ले जाओगे। ठीक है, 7 यूनिट में हम लोग पहले 4 यूनिट तो ऐसे हैं, 4 यूनिट ऐसे हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसीलिए मैं समय, चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हमने पहले ही वो जो यूनिट हैं, यूनिट के बारे में हम लोगों ने 4 यूनिट जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले देखेंगे। इसके बाद हम सीधे यूनिट 1 पे जाएंगे। पहले हम इनके बारे में जान लें कि ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, जैसे पहला क्या है, पहला है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। ये क्या हो गया, ये मेन हो गया। ठीक है, इसके बाद मानवीय क्रियाकलापों, क्या हो गया, ये सब हो गया, इसका पार्ट हो गया। नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, इसके बाद मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक एवं परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। ठीक है, हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से, आपकी सुविधा की दृष्टि से यूनिट 1 को 2 भागों में बांट दिया है, एक 1A, दूसरा 1B। ठीक है, तो पहले क्या पूछ रहा है कि इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, इन सेंस डिटरमाइनेंट एंड consequences of ethics in human action. Ethics in human action
डिटर्मिनेशन ऑफ इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, मतलब कि नीति शास्त्र मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक एवं परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। इसके बाद यूनिट 1B में हमने कर दिया है क्या, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों एवं प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। ठीक है, हमने ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स फ्रॉम द लिव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन कैलकुलेटिंग वैल्यूज। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। अब आप देखेंगे क्या कह रहा है, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। अब आप देखेंगे नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, इसके अंतर्गत इकाई जो है, यूनिट है, मैंने बताया, जिसे हम अपनी सुविधा अनुसार दो भागों में बांटते हैं। जैसे मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसमें जो है संकल्प की स्वतंत्रता जो है, ये जो है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार। अब सार इसका क्या है, इसका सार मात्र इतना है, संकल्प की स्वतंत्रता। क्या, संकल्प की स्वतंत्रता जो है नीति सार का सार है। ठीक है, बस अभी छोटे में आप जानते रहिए, संकल्प की स्वतंत्रता ही नीति सार का सार है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसके निर्धारक एवं परिणाम, इसके निर्धारक एवं परिणाम। अब निर्धारक एवं परिणाम में क्या है, निर्धारक एवं परिणाम में आएगा, इसमें देश, काल, परिस्थिति, क्या, इसमें जो है क्या है, देश, काल, परिस्थिति के साथ साथ क्या, मानव कल्याण। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, नीति शास्त्र के आयाम, नीति शास्त्र के आयाम। अब नीति शास्त्र के आयाम में क्या है, साधन एवं साध्य की संकल्पना। क्या है, साधन एवं साध्य की संकल्पना जो है नीति शास्त्र के आयाम है। ठीक है, इसके बाद क्या है, निजी और क्या है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में नीति शास्त्र। ठीक है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में नीति शास्त्र। ठीक है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में नीति शास्त्र, नैतिकता, ये आप जान ही रहे हो। अभी जब हम 5वां, 6ठा, 7वां पढ़ेंगे तो वहां इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे क्या है, यूनिट 1B, मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य में कौन, नीति शास्त्र का मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य। इसमें क्या है, मानवीय मूल्य में महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों को जीवन तथा उनके उपदेशों से जो शिक्षा मिल रही है, वही क्या है, वही मानवीय मूल्य है। ठीक है, वही जो है
मानवीय मूल्य है। और आप देखेंगे कि मूल्य विकसित करने में क्या है, परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की जो भूमिका है उसमें क्या क्या है आप देखेंगे कि मानवीय मूल्यों को, या ऐसा कह सकते हैं कि मानवीय मूल्यों के विकास में किनकी भूमिका है आप देखेंगे। पहले क्या है, मानवीय मूल्य में नेता, सुधारक और प्रशासक, तीन को हमें पढ़ना। नेता, महान नेता किसको हम रखेंगे, गांधी, नेहरू, लाल बाल पाल, सरदार पटेल, ये सब जो है महान नेता हैं। इनसे हमें जो उपदेशों से जो शिक्षा मिलेगी। साथ ही साथ प्रशासक में किसको हम रखेंगे, अशोक, समुद्रगुप्त, कृष्णदेव राय, अकबर, करजन, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, यहां नेहरू को भी ले सकते हैं क्योंकि वो भी प्रशासक थे, प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। और अगर हम विश्व स्तर पर देखेंगे तो नेपोलियन, अब्राहम लिंकन, वारेन बफेट, बिल गेट्स इत्यादि, ये क्या है, प्रशासक। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रशासक। और अब आ गया सुधारक में कौन, सुधारक में आप कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद, अनेक इत्यादि लोग। ठीक है, इत्यादि लोग हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि पांचवा चैप्टर क्या है। पांचवा चैप्टर भी जो यूनिट 5 है वो भी क्या है, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। ध्यान से दीजिएगा, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां हमें क्या करना है, यहां जो है भारत एवं विश्व के विचारकों या चिंतकों के को अगर आपको जानना है तो क्या करना है, यूनिट 5 को पढ़ने से पहले कहां जाना हमको, यूनिट 5 को पढ़ने के बाद ही या पढ़ने से पहले ही हम इसको कहां पढ़ ले रहे हैं, यूनिट 1 में पढ़ ले रहे हैं। यूनिट 5 में पढ़ने से पहले हम इसको यूनिट 1 में पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यूनिट 5 को पढ़ने के बाद ही लोग इसे क्या कहते हैं, यूनिट 5 को पढ़ने के बाद इसे लोग कहते हैं क्या है, यह दर्शन शास्त्र है। यूनिट 5 को जब लोग पढ़ते हैं इसे कहते हैं कि यह नीति शास्त्र नहीं है, यह तो दर्शन है, यह जो है दर्शन शास्त्र है। क्यों कहते हैं दर्शन शास्त्र, क्योंकि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सोफिस्टों को पढ़ना है, सुकरात को पढ़ना है, अरस्तु को पढ़ना है, प्लेटो को पढ़ना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे फिर 1000 वर्षों का क्या होता है, ब्रेक होता है। 1000 वर्षों का ब्रेक होता है। इसके बाद हम 15वीं शताब्दी में जाते हैं। 15वीं शताब्दी में हम किसको पढ़ते हैं, 15वीं शताब्दी के बाद हम क्या, हम क्या, सुखवाद और उस पर आधारित विचारधारा। ठीक है, फिर हम किसको पढ़ेंगे, वेंथम को पढ़ेंगे, मिल को पढ़ेंगे, और मिल के बाद हम पढ़ेंगे सिजविक को पढ़ेंगे। ठीक है, वेंथम का इन लोगों का क्या, उपयोगितावाद पढ़ेंगे। उपयोगितावाद यह नाम जो है फिलॉसफी से है। ठीक है, लेकिन यह याद रखिएगा, यह जो है क्या है, यह दर्शन शास्त्र नहीं है, यह फिलॉसफी नहीं है, यह है क्या, मोरल फिलॉसफी, मतलब कि नैतिक दर्शन है। यह जो है नैतिक दर्शन है। ठीक है, यह जो है नैतिक दर्शन है। ठीक है, क्या, मोरल फिलॉसफी। ठीक है, अब आप देखिए हम यहां कह सकते हैं कि यूनिट 1 और यूनिट 5 दोनों क्या हैं, दोनों सहोदर, दोनों जो है क्या है, सहोदर भाई हैं, सगे भाई हैं।
ठीक है। अब आप देखिएगा यूनिट एक ही आपको 6 में भी आएगा। यूनिट 1 जो है अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो वही जो है, ऐसा मान लीजिए कि यूनिट 1 और 5 ये दोनों पढ़ने के बाद 6 वहीं से होगा। फिर 7 क्या है, 7 इसका इंप्लीमेंट है, 7 इसका इंप्लीमेंट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम लोग जब यूनिट 7 को पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इन सबका यहां इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए कि इस यूनिट से, किससे, इससे, 5वीं यूनिट से, 5वीं यूनिट से एक प्रश्न जरूर आता है। क्या, कैसा प्रश्न होता है, केवल क्या इसका, इसलिए इसका अर्थ जानना है, अर्थ जानना है कि इसका मूल सिद्धांत क्या है, इनके बारे में इनका जो कथन होगा उसका अर्थ क्या, हमसे नहीं मतलब है। हमको मूल सिद्धांत जानना है कि इनका जो है मूल सिद्धांत क्या है, क्योंकि इन सभी विचारकों का कथन आता है, कथन आता है, न कि उनके कथन का अर्थ हमें जानना है। उनके केवल मूल सिद्धांतों को जाना है, जिसमें से 3 का कथन जरूर आता है। कौन कौन है, जिसमें से आप देखेंगे कौन है, कांट, गांधी या मिल। कौन, कांट, गांधी, मिल। कांट, गांधी, मिल, या आप देखेंगे सुकरात का भी कथन। इन चारों में से किसी एक का कथन 100% प्रत्येक परीक्षा में जब आप इथिक्स पेपर देने जाएंगे, तीनों का, चारों में से एक का कथन आपको जरूर आएगा। ठीक है, तो अगर जब कथन आ रहा है तो क्या करेंगे, इनका स्टेटमेंट जब आता है तो प्रश्न में यह नहीं पूछा जाता है कि इस कथन का अर्थ बताइए, बल्कि यह पूछा जाता है कि इस कथन का वर्तमान में प्रासंगिकता या उपयोगिता के साथ ही, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता या उपयोगिता के साथ ही साथ क्या, साथ ही साथ कभी कभी उपयोगिता के साथ ही कभी कभी आप देखेंगे कि इन विद्वानों का नाम न देकर, इन विद्वानों का नाम नहीं दिया जाता है। पहले तो देखिए कि कांट, गांधी, मिल, सुकरात, इन चारों में से एक स्टेटमेंट जरूर आएगा जिनके बारे में पूछा जाएगा कि इनका जो है वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, उपयोगिता क्या है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि इनके नाम नहीं लिखे रहेंगे, इनके नाम नहीं लिखे रहेंगे। कांट, गांधी, मिल और सुकरात इत्यादि के नाम नहीं लिखे रहेंगे, केवल क्या रहेगा, केवल कथन दिया रहेगा। और जब कथन दिया रहेगा तो फिर अब मैं क्या करूं, यहां थोड़ी समस्या आ रही है। नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे अगर कथन आ गया कि इस पृथ्वी पर सभी की आवश्यकता है, क्या, इस पृथ्वी पर सभी की आवश्यकता है, यही लिख देता हूं, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर सभी की इस पृथ्वी पर सभी की आवश्यकता है, पर लालच के लिए नहीं, पर लालच के लिए नहीं। अब एक कथन आ गया, अब आप डिस्टर्ब हो गए कि अरे ये किसका कथन है, अरे यार छोड़ो किसका कथन है, आप किसका कथन, इससे आपसे मतलब ही नहीं है। इसका मूल सिद्धांत आप जान लीजिए, इसका आप मूल सिद्धांत जानिए। और इस पृथ्वी पर सभी की आवश्यकता है, बिल्कुल सबकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन लालच के लिए नहीं। लेकिन जैसे आप लालच कर लोगे कि मेरे पास 20 फ्लैट हो जाए, मेरे पास 50 गाड़ियां हो जाए, मेरे पास बड़े बड़े बंगलो हो जाए, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, तो यहां जब लालच आ जाएगी तो लालच का स्थान नहीं है। यहां नैतिकता का क्या हो रहा है, यहां नैतिकता का
क्षरण हो रहा है, तो अब इसकी वर्तमान में उपयोगिता क्या है आप लिख दीजिए, या प्रासंगिकता क्या है वर्तमान में। तो यहां तो और दिक्कत नहीं है, आप यही फंस जाते हो, आप यही फंस जाते हो, करें ये तो नाम ही नहीं लिखा गया। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे मैंने बताया कि यूनिट कौन एक, यूनिट 1 और 5, यूनिट 1 और 5 क्या है, दोनों मैंने बताया दोनों सहोदर भाई हैं, मतलब कि दोनों सगे भाई हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि 1 और 5 दोनों सहोदर हैं, सगे भाई हैं, और 6 क्या है, 6 इसका इंप्लीमेंट कर रहा है। 1 और 5 का छठा क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है आप देखेंगे। छठा क्या है, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र स्थिति तथा समस्याएं, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य। ठीक है, अब ऊपर देखिए नीति शास्त्र के आयाम, या लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य या नीति शास्त्र के आयाम में सब आ जाएगा, इसके निर्धारक तत्वों परिणाम में सब आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे क्या, स्थिति तथा समस्याएं सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं। ठीक है, ये कहां आ रहा, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, यहां भी आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सरकारी और निजी सेक्टर में, सरकारी और निजी सेक्टर में क्या है, सरकारी और निजी सेक्टर में नैतिक चिंता और दुविधा ही दुविधा है। कैसे, अब आप देखेंगे कि सेकंड एआरजी की रिपोर्ट है, सेकंड एआरजी की रिपोर्ट है, जिसमें रिपोर्ट में लिखा गया, क्या लिखा गया है कि कोई राजनेता, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है कि कोई राजनेता यह नहीं चाहता कि कोई योग्य सचिव आए उसके साथ, उसके विभाग में कोई योग्य सचिव आए। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसे एक ऐसा सचिव मिले, उसे एक ऐसा सचिव मिले जो मैं बोलूं वो वही करे, उसी का पालन करे, उसी को फॉलो करे और कुछ न सोचे। यही सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंता है, सबसे बड़ी चिंता। तो एआरजी की रिपोर्ट ही सेकंड एआरजी की रिपोर्ट ही बता दे रही है। ठीक है, सेकंड एआरजी की रिपोर्ट जो चौथी रिपोर्ट है वही बता दे रही है। ठीक है, कि कोई भी राजनेता ये नहीं चाहता है उसे योग्य सचिव मिले, बल्कि वो यह चाहता है उसे ऐसा सचिव मिले कि जो वो बोले वो वही करे। ठीक है, ये तो नैतिक दुविधा ही दुविधा है। लेकिन जब आप देखेंगे अब इससे कैसे निकला जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाए, यह भी दुविधा है। इससे बाहर कैसे निकला जाए, यह भी क्या है, दुविधा है। आप देखेंगे कि 1947 से लेकर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1947 से लेकर 2000 कितना 2005 में होता समिति, 1947 से शुरू होता, 2005 में होता समिति तक बड़े बदलाव किए गए। होता समिति की रिपोर्ट पे बहुत बड़े बदलाव किए गए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे क्या है, और आप देखेंगे कि जब आप निजी संस्थानों में तो आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े, लगातार बड़े बड़े उदाहरण आपको मिल रहे हैं। चाहे आप देखेंगे सत्यम घोटाला आप लोग नाम सुनेंगे, सत्यम कंपनी का, सत्यम घोटाला से लेकर महाराष्ट्र के दाबोल
प्रोजेक्ट के बाद आप यस बैंक आप लोगों ने सुना होगा, यस बैंक तक पूरी एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है। निजी संस्थानों में घोटालों की एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है। दोनों को एक साथ देखें, किसको? सरकारी, दोनों को एक साथ देखें, किसको? निजी संस्थानों, सरकारी एवं निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं दोनों जब हम लोग एक साथ देखते हैं तो क्या निकलता है? दोनों को एक साथ देखने के बाद एक शब्द निकलेगा, क्या? ध्यान दीजिएगा, एक शब्द निकलेगा, क्या? एनपीए। एक शब्द निकलेगा एनपीए संकट। एनपीए संकट मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्योंकि आप देखेंगे कंपनियां बैंकों से ऋण ले रही हैं, कंपनियां बैंकों से ऋण ले रही हैं, ठीक है, और उसको चुकता नहीं करती हैं, चुकता नहीं करती हैं। फिर भी क्या हो रहा? फिर भी कंपनियों को बैंक ऋण दे रहा है, फिर भी कंपनियों को बैंक क्या कर रहा है? बैंक ऋण दे रहा है, बैंक ऋण दे रहा है क्योंकि दोनों में क्या है? दोनों में मजबूत गठजोड़ है, दोनों में बहुत मजबूत गठजोड़ है। अब यहां यह कहा जा सकता है, यहां यह कहा जा सकता है कि कारपोरेट बैंकिंग गठजोड़, इसे क्या कहा सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं कारपोरेट बैंकिंग गठजोड़। क्या? इसको हम कारपोरेट बैंकिंग गठजोड़ जो है हम कह सकते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं? अभी तक हम पढ़ते आए थे, क्या पढ़ते आए थे? कि हमको तीन मिलता था। कौन कौन मिलता था? व्यवसायिक, राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों का गठजोड़। क्या क्या मिलता था? व्यवसायिक लोगों के साथ, व्यवसायिक लोग, राजनेता और कौन? प्रशासनिक लोग सॉरी, इन तीनों के गठजोड़ के बारे में हम जानते थे। अब एक और गठजोड़ उसमें बढ़ा दिया जाए, वो क्या है? कारपोरेट बैंकिंग गठजोड़। कारपोरेट बैंकिंग गठजोड़ को उसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे हम सही मार्ग पर चलें, हम सही मार्ग पर चलें। यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा हम देखते हैं, क्या है? नैतिक मार्गदर्शन के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा या अंतरात्मा, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम सही मार्ग पर चलें, इसमें क्या? इसमें विधि, नियम और विनियम कहां है? यही तो है इसके निर्धारक एवं परिणाम। मानवीय सहसंबंध में हमें मिल जाएंगे, क्या? विधि मिलेगा, विनियम मिलेगा और नियम मिलेगा। तीनों को हम कहां पढ़ रहे हैं? यूनिट 1 में पढ़ेंगे। और अंतरात्मा हम किस में पढ़ेंगे? यूनिट 5 में पढ़ेंगे। कहां? यही विचारकों और दार्शनिकों के योगदान में हम अंतरात्मा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आप देखेंगे कि अंतरात्मा जो है 5वें यूनिट में आएगा। उसका क्या नाम है? अंतः प्रज्ञावाद। क्या है? अंतः प्रज्ञावाद। अंतः प्रज्ञावाद, ठीक है, अंतः प्रज्ञावाद, ठीक है। किसका? बटलर, मूर और ब्रिचर्ड। बटलर, मूर और ब्रिचर्ड का जो नैतिक सिद्धांत है वो क्या है? वो अंतः प्रज्ञावाद है। वो जो है अंतः प्रज्ञावाद
वाद है। ठीक है, तो हम इसको कहां पढ़ेंगे, देखिएगा 5वीं यूनिट में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, शासन व्यवस्था में नीतिपरक, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, सुदृढ़ीकरण। अब इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो शासन व्यवस्था में हम नैतिकता कैसे लाएं, शासन व्यवस्था में नैतिकता को हम कैसे लाएं, शासन व्यवस्था में नैतिकता को हम कैसे लाएं, जिसमें आप जान ही रहे हैं सेकंड एआरजी रिपोर्ट। सेकंड एआरजी रिपोर्ट क्या होगा, सेकंड एआरजी रिपोर्ट पूर्ण रूप से इस पे क्या होगी, चिपका दीजिए, पूरा वही यहां लागू होगा, सेकंड एआरजी रिपोर्ट। ठीक है, सेकंड एआरजी रिपोर्ट यहां पे आप क्या करेंगे, चिपका दीजिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा निधि व्यवस्था, इसको जो है हम देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध निधि व्यवस्था मतलब जो पब्लिक का पैसा होगा वो कैसे बटेगा एक दूसरे में। ठीक है, उसके बारे में यहां चर्चा होगी। अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में जैसे आप देखोगे कि जो हमको पैसा फंडिंग होती है उसके भी कुछ अपने नियम होते हैं जो हमारे ऊपर बहुत कठोरता से लागू होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, नैतिक मुद्दे। इसके बाद क्या है, कारपोरेट शासन व्यवस्था, कारपोरेट शासन व्यवस्था। इसमें आप देखेंगे कंपनियों का शासन, कंपनियों का शासन कैसे चलना चाहिए, कंपनियों का शासन कैसे चलना चाहिए, उसके लिए क्या है, उसके लिए 1956 का कंपनी एक्ट, इसके लिए 1956 का क्या, कंपनी एक्ट, 1956 का कंपनी एक्ट तथा 2013 का कंपनी एक्ट, 1956 का, 2013 का, फिर साथ ही साथ कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो है। इन तीन को पढ़ने के साथ ही क्या करना है हमको, किसको पढ़ना है, 1956 का कंपनी एक्ट, 2013 का कंपनी एक्ट के साथ साथ कारपोरेशन सोशल रिस्पांसिबिलिटी, इन तीनों के साथ ही साथ हमको क्या पढ़ना है, हमको A.R. नारायण मूर्ति, हमको A.R. एन मूर्ति, A.R. एन मूर्ति मतलब नारायण मूर्ति, A.R. एन मूर्ति समित जो सेबी ने बनाई थी। कौन बनाया था इसको, इसको सेबी ने बनाया था। ठीक है, सेबी ने बनाई थी। कारपोरेट गवर्नेंस के लिए क्या करें, इसे हम पढ़ेंगे। कारपोरेट गवर्नेंस के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो वहीं साथ ही साथ कुमार मंगलम, वहीं साथ ही साथ कौन, कुमार मंगलम, कुमार मंगलम, कुमार मंगलम देखिए बोल रहा हूं, कारपोरेट गवर्नेंस से कुमार मंगलम जो बिरला, हाँ ठीक है, बिरला समिति ने जो कहा है कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में, इतना पढ़ने के बाद और आपको कुछ नहीं पढ़ना। किसको किसको, बिरला कंपनी द्वारा जो बना, कुमार मंगलम की रिपोर्ट, A.R. नारायण मूर्ति की जो सेबी बनाई उनकी रिपोर्ट के साथ ही साथ 1956 का कंपनी एक्ट, 2013 का कंपनी एक्ट और कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, इसको पढ़ने के बाद फिर और कुछ नहीं बचता है। ठीक है, 6 हो गया। अब 6 के बाद आप 7वें यूनिट पे आ जाइए। क्या है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी।
शासन व्यवस्था में ईमानदारी। अब आप देखेंगे कौटिल्य क्या कहते हैं, कौटिल्य को आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौटिल्य क्या कहता है, कौटिल्य कहता है कि शासन व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, उसके बारे में उसने बड़ा विस्तृत व्याख्या करी है। तो वहीं साथ साथ कौन, कन्फ्यूशियस जो चीनी दार्शनिक था, उसके साथ ही साथ कौन, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। क्या कहते हैं, सुकरात, अरस्तु जो प्लेटो है, क्या कहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। क्या दिया है, प्लेटो ने तो नागरिकों का विभाजन जो है 3 भागों में किया है। जो सुकरात के शिष्य हैं, इनकी 2 पुस्तक है। क्या क्या है, पहला क्या है, प्लेबस, सिलेबस नहीं, प्लेबस। दूसरा क्या है, रिपब्लिक। प्लेबस और रिपब्लिक में इन्होंने क्या किया, इन्होंने नीति शास्त्र के बारे में लंबी जानकारी दिए हैं। ठीक है, तो वहीं आप देखेंगे उन्होंने मैंने बताया ना कि उन्होंने नागरिकों के 3 वर्ग बताए थे। कौन कौन, पहला तो प्रशासनिक बताए थे, 2 आप बताइए, 2 आप बता दीजिएगा। और आप देखेंगे इसके बाद क्या है, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, ये आप जान ही रहे हो, और पारदर्शिता जान रहे हो। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार आप जान रहे हो। क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में कि आरटीआई ने नागरिकों को पुनः सशक्तिकरण किया है, व्याख्या करिए। ठीक है, ये बात सही है, इसके बारे में आप जान ही रहे हो, 2005 आरटीआई एक्ट। फिर आप देखेंगे सूचना का, फिर नीति परक आचार संहिता, ये भी आप जान रहे हो। आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र। नागरिक घोषणा पत्र, नागरिक घोषणा पत्र क्या है, जैसे आप मान लो अशोक ने जो शिलालेख, स्तंभ लेख पर नागरिकों के अधिकार सब जारी किए थे, वही नागरिक घोषणा पत्र। ठीक है, उसी तरीके से ये है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि इन सबको नीति परक आचार संहिता, नैतिकता, नागरिक घोषणा पत्र, अशोक के शिलालेख, के सब मैंने बता दिया। अब इस प्रश्न पत्र को समझने के बाद हमें यह देखना है कि हमारे पढ़ने का मार्ग क्या होगा, हमारे पढ़ने का मार्ग क्या होगा। यूपीएससी और यूपीपीएससी, ठीक है, का उत्तर लिखना है, तो इसका मार्ग क्या होगा। यह जो है आपको इसके लिए एक द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो 4थी रिपोर्ट कहाँ है, नेट पे अवेलेबल है, उसको क्या करेंगे, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जो शासन में नैतिकता बताया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि जब आप उत्तर कैसे लिखना है, जब आप उत्तर लिखते हो तो उसका अप्रोच में क्या है, जो परिवर्तन आप विश्व में देखते हो वही क्या स्वयं में देखो। कौन कह रहा है, गांधी जी कह रहे हैं। 4थी रिपोर्ट में आप नीचे गांधी जी की फोटो बनी है, उसमें लिखा है जो परिवर्तन आप विश्व में देखना चाहते हो, पहले वो आप क्या करो, स्वयं में देखो। और परीक्षक क्या देखेगा, परीक्षक यही देखना चाहता है कि आप 21 वर्ष में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, 21 वर्ष में वह जो है उसका परिपक्व व्यक्तित्व देखना चाहता है। ठीक है, उसका परिपक्व व्यक्तित्व देखना चाहता है। ठीक है, और अगर आप वो दिखा लेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और नहीं दिखा पाए तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, भ्रष्टाचार में चुनौतियां, इस पे बातें नहीं करना है। भ्रष्टाचार में चुनौतियां तो यहीं से शुरू हो जा रहा है, इसीलिए तो मानवीय मूल्य आ रहा है, इसीलिए तो मानवीय मूल्य। हम तो यूनिट 1 में ही भ्रष्टाचार को पढ़ेंगे। तो आप यहाँ स्पष्ट हो लीजिए कि यूनिट 1 और यूनिट 5 क्या है, एक दोनों सहोदर भाई है। अगर यूनिट 1 आपका बढ़िया से कंप्लीट हो गया, यूनिट 5 तो 6 और 7 अपने आप कंप्लीट हो गया है। उस पर बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग कल जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 1B इसको पूर्ण रूप से डिफाइन करके पढ़ेंगे। क्योंकि अगर ये दोनों समझ में आ गया, यूनिट 1 यूनिट 1A यूनिट 1B, तो आप जान लीजिए आपने लगभग 90% इथिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को
अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाले यूपीएससी या यूपीपीएससी के परीक्षाओं में लोग हिंदी माध्यम के जो उम्मीदवार रहेंगे वो इस कंटेंट का प्रयोग करके अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। कम से कम 150 प्लस माइनस 10 इतना तो अंक उन्हें मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।